नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे कौन है कन्नौज का दवाखोर। तो ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कन्नौज से एक ऐसी खबर आई है जिसने सिस्टम पर सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में दवाओं के लिए मरीज परेशान हैं और वो दवाएं कहाँ मिल रही हैं आपको पता है? कचरे के ढेर में मिल रही हैं, जेसीबी से उठाई जा रही हैं क्योंकि वो एक्सपायरी हो गई हैं। तो हकदार तक वो दवा क्यों नहीं पहुंची? और वो कौन दवाखोर है कन्नौज का, जिसको आज हम जनहित पर उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। मरीज परेशान, कचरे में दवाएं। अस्पताल की दवाएं कचरे के ढेर में क्यों? कैसे पहुंची कूड़े के ढेर में लाखों की सरकारी दवाएं? कौन डाल रहा है जरूरतमंदों के हक पर डाका? कचरे में सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन पैकेट में पैक। कन्नौज में किसने कर लिया सिस्टम को हाईजैक? कन्नौज में लाखों रुपए की एक्सपायरी दवाइयां सड़क के किनारे पड़ी हैं, जिनमें सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन के कई पैकेट ऐसे हैं जिन्हें खोला तक नहीं गया है। इसकी जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने जेसीबी के माध्यम से इन दवाइयों को ट्रॉली में भरकर अस्पताल भेज दिया, जहां इनकी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदेश गुप्ता ने बताया कि नियमानुसार एक्सपायरी दवाइयों को रजिस्टर में अंकित कर डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया है, जिसका पालन नहीं किया गया। दूध का दूध, पानी का पानी जल्द किया जाएगा। देखिए, कल शाम को जो है 4 बजे जब मुझे सूचना मिली तो मैं 4:30 बजे स्वयं गया वहां पे। तो देखा कि पाल चौराहे से दक्षिण दिशा में करीब 200 मीटर दूर वहीं हाईवे पे ही साइड में दवाएं जो है काफी मात्रा में पड़ी हुई थी। तो उसके बाद जो है मैंने, क्योंकि बायोमेडिकल हैजार्ड वगैरह कोई ना हो, तो मैंने तुरंत जो है लोडर बुला करके दवा जो है लोड करा करके वहाँ से हम अपने वेयर हाउस में यहाँ पे सीएमएसडी स्टोर में ले आए हैं। और फिर हमने जो है जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी है, एसपी को सूचना दी है, जिससे कि वहाँ पे अगर कैमरे लगे हों। मैं खुद चौकी पे गया था, पाल चौराहे वाली चौकी पे। तो उनसे मैंने जो एसओ हैं वहाँ पे उनसे बात किया प्रभारी से कि कैमरे में देख करके कि किसने जो है दवा यहाँ पे फेंकी है। तो अभी लेकिन रिपोर्ट आई नहीं। आपको बता दें, कन्नौज जिले में कचरे में दवाएं मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। एक बार फिर सरकारी दवाएं कूड़े के ढेर में पड़ी मिली हैं और ये बता रही हैं कि सिस्टम कितना सजग है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि 2021 की एक्सपायरी दवाएं हैं जो सरकारी अस्पतालों में मरीज को दी जानी थी। लेकिन लाखों की सरकारी दवाएं कैसे कूड़े के ढेर में जा पहुंची, ये सवाल पड़ा है। कन्नौज में वो कौन है जो गरीबों का हक मार रहा है और दवाखोर बन बैठा है? मरीज परेशान, कचरे में दवाएं। तो कन्नौज में वो कौन है जो मरीजों का हक मार रहा है और दवाखोर बन बैठा है? इतने बड़े पैमाने पर दवाएं जो कचरे में मिली, और अगर उन्हें जेसीबी से हटाया जाए
और 2021 की एक्सपायरी ये दवाएं हैं जो सरकारी अस्पतालों में मरीज को दी जानी थी, तो वो दी क्यों नहीं गई? एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो जनहित में हम उठा रहे हैं। न जाने ऐसी कितनी खबरें हम आपको दिखाते रहे हैं और एक बार फिर आपके सामने लेकर आए। आप देखिए, ये दवाओं का जखीरा है, ये दवा नहीं है, ये जखीरा है। लेकिन कहां पड़ा है? ये पड़ा है कचरे के ढेर में, कूड़े के ढेर में। इसे कहां होना चाहिए? अस्पताल में। ये सिस्टम है कन्नौज का, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये कौन कन्नौज में दवाखोर पैदा हो गया है जो मरीजों का हक उसको नहीं दे रहा। इसी पर अब आज हम बात करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे हमने को रिपोर्ट भी दिखाई, और साफ तौर पर जो अस्पताल की दवाएं हैं ये कचरे के ढेर में क्यों है, ये सवाल जनहित में हम उठा रहे हैं। कैसे ये कूड़े के ढेर में लाखों सरकारी दवाएं पहुंच गई? कौन डाल रहा है जरूरतमंद के हक पर डाका? और कचरे में सिरप भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, इंजेक्शन के पैकेट भी हैं। कन्नौज में सिस्टम हाईजैक किसने कर रखा है, ये सवाल आज हम पूछेंगे। क्योंकि दवाई बड़े पैमाने पर है और ये दवाइयों का जखीरा है जिसको अस्पताल में होना चाहिए था, ये समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचाया नहीं गया क्योंकि धकेला तो प्राइवेट की तरफ जाता है। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब कुछ छिपा नहीं है किसी से। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उन्हें मिलनी चाहिए, इस सिस्टम की जो काहिली है ना, काहिली, इसकी वजह से ही लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से ही मरीज परेशान हो रहे हैं, और इसकी वजह से ही ये एक्सपायरी डे दवाओं का जखीरा कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है, जिसको जेसीबी से उठाया जा रहा है। आप सोचिए तो कितनी ये दवाएं होंगी जिनको जेसीबी मशीन से उठाया जाए, और कितनी बड़ी ये बर्बादी होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। और अमित मिश्रा हमारे संवाददाता कन्नौज से इस खबर में जुड़ गए। अमित, और साथ ही साथ आशुतोष शर्मा एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आईएमए के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सीधे रुक करते हैं अमित मिश्रा की तरफ। अमित, पूरी खबर को बताएं, क्या खबर है, ये कैसे दवा ये कचरे के ढेर तक पहुंची, और ये जो जखीरा हम देख रहे हैं इसके बारे में पहले मैं चाहूंगा विस्तार पूरा खबर को बताएं, लोग समझे कि खबर क्या है। आपको बता दें, कन्नौज में ये दवा फेंकने का पहला मामला नहीं आया। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी दवा फेंकने का इसी तरह का मामला आया था, उसमें भी जांच चल रही थी। लेकिन ये जो मामला आया है इसने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के होश भी उड़ा दिए, क्योंकि दवाओं की जो मात्रा है वो काफी बड़ी मात्रा है, और ये दवाएं जो बताई जा रही है ये बच्चों से रिलेटेड ज्यादातर दवाएं हैं, और ये नॉट फॉर सेल। इसका मतलब है ये सरकारी दवा। हाँ बोलिए, आप बोलिए अमित बोलिए। मरीज आते यही काम। अमित, आप अपनी बात को पूरा करें, आपकी आवाज आ रही है, मुझे पता है कि आपको कुछ आवाज डिस्टर्ब कर रही होंगी, लेकिन आप अपनी बात को पूरा करें अमित। जी बिल्कुल, ये दवाएं उन लोगों के लिए आती हैं जो गरीब तबके के लोग आते हैं, इनको इस चीज की जरूरत होती है। कन्नौज में जिला अस्पताल है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तमाम तरीके की। सीएमओ का क्या कहना? अमित, सीएमओ स्वदेश गुप्ता सीएमओ इस जखीरे को लेकर वो क्या कह रहे हैं भाई? उनके होते हुए इतना बड़ा जखीरा एक्सपायरी डेटों का कूड़े के ढेर में पहुंच जाए तो सीएमओ साहब से भी सवाल पूछे जाएंगे, आखिर वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, जब सीएमओ स्वदेश गुप्ता से सुबह हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको इस चीज की जानकारी मिली, सबसे पहले वही मौके पर पहुंचे हैं, और ये जो दवाओं का जखीरा मिला हुआ है इसको उन्होंने तुरंत अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इसके ऊपर उन्होंने तुरंत तत्काल एक टीम गठित करके जांच बैठा दी, जहां पर प्राथमिक जांच में ये निकल के आया है कि ये दवाएं जो हैं इनमें एक कोडिंग सिस्टम होता है, उस कोड सिस्टम से जाना जा सकता है कि दवाएं कहाँ की है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने इसी चीज को देखा कि इन कोडिंग सिस्टम में कहाँ का कोड है, तो उनमें ये सामने आया है कि ये कन्नौज की दवाएं नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर पड़ी थी जहां पर कन्नौज का हाईवे, जहां से कन्नौज फर्रुखाबाद मार्ग। नहीं, लेकिन अमित, एक बात तो समझ में आ रही ना कि दवाएं जो है वो हॉस्पिटल में दी जानी थी, इतना तो समझ में आ रहा है कि किसी सरकारी अस्पताल में दवाएं दी जानी थी, वो नहीं दी जा पाई और वो फेंक दी गई।
भाई किसी का जी हक बिल्कुल, तो सबसे था बड़ा ना। सवाल यही है हाँ कि हाँ इन बोलिए। इन दवाओं का उपयोग जो होते हैं वो गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनको कई बार ऐसे हम लोग भी कवरेज करा करते हैं, कई बार ऐसी समस्या आती है कि दवाएं नहीं मिल पाई हैं, दवा समय से नहीं मिल पाई है। तो ये 2021 में ये दवाएं जब आई होंगी और ये गरीब मरीजों को देने वाली होंगी, तो उनको न देकर अगर ये इस तरह से कूड़ेदान में फेंकी जा रही हैं, तो ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो आखिर अभी ये खुल के सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ये दवाएं आई कहां से, क्योंकि दवाओं की जो कहीं संख्या है से वो भी आई हो, दवाएं हैं और जेसीबी से उठाए जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी है। अमित, मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष शर्मा जी, इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? दवाओं का जखीरा अगर जेसीबी से उठाने लग जाए ये सिस्टम, तो सवाल बड़े गंभीर होने लगते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये दवाएं जो हैं वो एक्सपायरी कैसे हो गई, जो 2021 की एक्सपायरी दवाएं हैं, जो जिन तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। क्या कहेंगे सर आप? धन्यवाद आरिश जी। एक्चुअली मैं जैसा आप दिखाया है उसमें देखने पे ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं ये ऐसी दवाएं थी जो कि रोजमर्रा में, जैसे कि होता है कि आपके घर कोई आता है तो आप चाय पानी पूछते हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ जब कोई अस्पताल में आता है तो पैंटॉप और डाइक्लोफिनेक, मतलब जिसको कहते हैं चाय पानी के रूप में, वो हर बंदे को लगती है कि एक पैंटॉप की इंजेक्शन लग जाता है और एक डाइक्लोफिनेक या जिसको कहते हैं पेन किलर होती है। तो ये कहीं न कहीं ये सिस्टम का फेल्योर जरूर है कि वो कहीं न कहीं ऐसी दवाएं, जैसे कि आप देखिए घर में आपके नमक और चीनी वो जल्दी फेंकी नहीं जाती है, वो कहीं न कहीं आपके घर में देखिएगा हमेशा खपत ही होती रहती है। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो आता है कहीं न कहीं वो बेसिक आइटम होता है, वो यूटिलाइज होता है। तो कल को यदि आपको कहीं नमक और चीनी फेंका हुआ मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब आप सर ये मान रहे हैं एक बहुत बड़ी, जिसे कह सकते हैं कि लापरवाही का शब्द ही मुझे लगता है, मुझे हल्का लगेगा, कि सख्त सख्त कार्रवाई उन दवाखोरों पर होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं। आप मानते हैं कि नहीं सर? एकदम एकदम मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इनकम टैक्स पेई हैं या जो भी गवर्नमेंट को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और वो कि गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को जिनको दवाओं की आवश्यकता है और सरकारी सिस्टम उनको फ्री में या जो भी जिस तरह से दे रही है, वो यूटिलाइज ना होके कूड़े के ढेर में फेंकी जा रही है। दूसरा, ये आपको मैं बता दूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 1984 का एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ईपीए, वो ये कहता है कि जो दवाएं एक्सपायर्ड हो जाती हैं उनको पीले बकेट में साइटोटॉक्सिक सी बना करके आपको उसको पीले बकेट में, जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है जो कि हर जगह पे एक 75 किलोमीटर की दूरी में एक होती है, तो वहां फेंकना होता है। इसका मतलब उस बंदे को ये भी नहीं पता है कि इस दवा को फेंकना कैसे है, मतलब डिस्कार्ड कैसे करना है। और एक्सपायर यदि हो रही थी तो जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा है कि 3 महीने पहले हम लोग एक्सपायरी चेक कर लेते हैं, उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, और अगल बगल के सीएससी हो गई, पीएससी हो गया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बात कर लेते हैं। मतलब ये नहीं पता है कि दवा को डिस्पोज कहाँ करना है या कहाँ पर फेंकना है, इसकी भी तमीज मुझे लगता है कि कन्नौज में सिस्टम को है नहीं, है सर? हाँ, बात को पूरा करें सर। हाँ, एक्चुअली क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जो है 1998 का रूल है जो कि कहता है कि लाल और सफेद ऐसे जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल में 85%, 80 से 85% नॉर्मल वेस्ट होता है और 15% बायोमेडिकल वेस्ट होता है। यदि हम बायोमेडिकल वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट में मिला देंगे तो जो म्युनिसिपालिटी का कचरा है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जो कहीं न कहीं समाज की सेहत के लिए हानिकारक है। और ये जो एक्सपायरी दवा है, या जैसे किसी को कैंसर की दवा चलती है तो उसमें पूरा यूज नहीं होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पीले में, और पीले का एक ही शब्द है, ये सारी चीजें जलाई जाती हैं। जलाने का मतलब इसको 800 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना तेज जलाया जाता है, और चिमनी भी 100 मीटर ऊपर होती है, जिससे कि इसका कोई दुष्प्रभाव कहीं अहम बात आशुतोष शर्मा जी आप साफ तौर पे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा बड़ा ही अजीब लगता है कि जो सिस्टम है, लगता है कि इन बातों से समझना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहता है, क्योंकि दवाखोर और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैल चुका है कि बड़े पैमाने पर दवाइयों को फेंका गया और जेसीबी से उन्हें उठाया जा रहा है। और इन सब के साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तारुफ करा रहे। राजेंद्र सैनी जनरल सेक्रेटरी हैं RCBA के, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और हमारे साथ विवेक नारायण जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस की भी टिप्पणी चाहेंगे। विवेक नारायण जी, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? राजनीति से ऊपर उठकर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कहते नहीं कि हम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और ये जब तस्वीरें आती हैं तो बहुत शर्म भी आती है कि सिस्टम हमारा कैसा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे विवेक नारायण जी? देखिए, बहुत पहले एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, उसका नाम था गोपी। उस फिल्म में एक गाना था कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। तो आज वही समय आ गया है भाजपा के अमृत काल में, और जेसीबी से जो चीज जनता को मिलनी चाहिए वो जेसीबी मशीनों से उठाई जा रही। और आज सबसे बड़ा सवाल है कि इन पिछले सालों में आरिफ साहब, भ्रष्टाचार तो बढ़ी है, उसके साथ बेशर्मी भी बढ़ी है। विवेक जी, मैं एक बार रोकना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, शरद मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमने उनको भी बुला रखा है, वो भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो अपनी बात को रख रहे हैं। हम उनसे भी काउंटर लेंगे इस पे, लेकिन विवेक जी अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इन पिछले सालों में भ्रष्टाचार तो बढ़ा, लेकिन उसके साथ एक बेशर्मी बढ़ी। अभी आज देखिए, जो आपकी मैं सुन रहा था कि जिस तरीके से सीएमओ की बाइक, लेकिन ऐसा नहीं लगता विवेक जी, ऐसा नहीं लगता। आप कह रहे हैं, मैं एक बात ये कह रहा हूं कि सरकारें आई, सरकार गई, तमाम हमने चीजें देखते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तस्वीरें कुछ बदली हों। दवाएं इससे पहले भी कूड़े के ढेर में जाती रही, और सिस्टम जितना सुधरना चाहिए था और जो हम चाहते रहे थे बदले, उतना बदलता हुआ नजर आया नहीं किसी की सरकार में। इस बात को आप मानते हैं विवेक नारायण जी? 2014 में थोड़ा सा जुमले का भ्रम फैलाया गया, सुशासन का, नैतिकता का, राष्ट्रवाद का, इन जुमलों के सहारे सत्ता पाई गई। इसके पहले किसी सरकारों ने इन मुद्दों पे सत्ता नहीं पाई। तो आज जनता को ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि शायद ये बात कही जा रही है तो सुशासन होगा, नैतिकता होगी और देश राष्ट्रवाद की बात होगी। आज जो राष्ट्रवाद की देखिए कोडिंग की बात, अब देखिए ये अलग विषय, राष्ट्रवाद की आज हम बात नहीं कर रहे विवेक जी, अलग नहीं, विषय। तो बात ये अलग विषय, राष्ट्रवाद में देखिए, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैंने कहा आपसे पहले, मैं राजनीतिक चर्चा करने सर नहीं बैठा हूँ। मैं उस दवाखोर को ढूंढने में मैं मानता हूँ कि सिस्टम जो मौजूदा सरकार है, सिस्टम उसी को वही सुधारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सवाल बहुत बड़ा है कि सिस्टम आखिर तमाम सरकारों से बदला क्यों नहीं गया, यह भी सवाल बड़ा हो जाता है। कोई इंसान देखिए इससे ये नहीं कह सकता कि हम सही वो गलत, वो सही हम सही। इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठ के हमें तय करना है कि आखिर जिम्मेदारी लोगों की तय करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ मैं आऊंगा आपके शरद मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शरद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे आप? कन्नौज की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी से एक्सपायरी दवाओं को उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भी ऐसे दवाओं को नहीं फेंका जा सकता, ऐसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। इसके मानक है कि कई किलोमीटर दूर, 75 किलोमीटर है जो वो बता रहे, इतनी दूर उसको जो है वो दवाओं को डिस्पोज करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिन दवाओं का इस्तेमाल हॉस्पिटल में होना था, 2021 की एक्सपायरी दवाएं हैं ये, वो मरीजों को ना मिली, जेसीबी उठा रही है। क्या कहेंगे? जेसीबी उठा रही है, बोलिए। बिल्कुल, मैंने आज आपके द्वारा जारी वीडियो और शासन स्तर पर जारी चीजों को देखा कि कुछ दवाइयां जो कन्नौज क्षेत्र में मिली हुई है और उनकी गहनता से जांच की जा रही है कि असल में वो दवाइयां आई कहां से हैं। इस संदर्भ में सीएमओ द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। इस मामले में हमारे द्वारा दो व्यक्तियों की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एमएस सिद्दीकी और एक चीफ फार्मासिस्ट राजपूत साहब को गठित किया गया, जिस संदर्भ में शासन स्तर पर सीएमओ द्वारा एक एफआईआर के लिए भी एक प्रार्थना पत्र एसपी कन्नौज को दिया गया है। और उन दवाओं को हमने एकत्रित कर जिससे कि कोई
जनहानि या घटना ना हो, वो ऐसे व्यक्ति दवाओं का यूज ना कर ले, इसलिए हमने उन दवाओं को एक जगह एकत्रित कर अपने CMS SD स्टोर में एकत्रित कराया है। और स्टोर में हम इस बात की जांच भी करा रहे हैं कि वो दवाएं कहाँ की हैं, लेकिन जो दवाइयां पाई गई हैं वो कन्नौज जनपद की नहीं है, क्योंकि इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन जो दवाई की सप्लाई कन्नौज में करती है, तो उस बैच नंबर की कोई भी दवाइयां कन्नौज जनपद में नहीं आई, जिससे कि निश्चित है कि ये दवाइयां कन्नौज जनपद की नहीं है। लेकिन कन्नौज की दवा नहीं होगी, कहीं ना कहीं की तो दवा होगी, किसी ना किसी हक की तो दवा होगी, किसी के पास किसी मरीज के लिए, किसी गरीब के लिए ये दवा होगी, ये तो मान रहे हैं ना आप? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, और ऐसी कि जिसने अनियमितता करी है निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस संदर्भ में हमने आपको अभी अवगत कराया कि हमने FIR के लिए एक प्रार्थना पत्र सीमो द्वारा दिया गया है SP कन्नौज को, जिसमें SP कन्नौज द्वारा जांच की जा रही है और उसमें कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि इस तरीके से दवाई निश्चित कार्रवाई होगी। ये बात शरद मिश्रा साहब कह रहे हैं। सोनिया चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जानी मानी सोनिया चौधरी जी, और हमारे साथ राजेंद्र सैनी भी है। मैं आपके पास भी आऊँगा। सोनिया चौधरी जी, किस तरह से खबर को आप देखते हैं जो कन्नौज से खबर आई, जहाँ पर दवाओं का जखीरा ज़मीन में पड़ा हुआ है जो गरीबों को दी जानी थी अस्पतालों में, वो एक्सपायरी हो गई और उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे दवाखोर हैं, जहाँ मरीज़ परेशान है दवाओं के लिए, और कचरे में दवाएं हैं, उनमें सिरप हैं, उनमें टैबलेट हैं, उनमें इंजेक्शन हैं, न जाने क्या क्या है। क्या कहेंगी सोनिया चौधरी जी? महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये दवाइयों का ढेर मिला है, इससे पूरा प्रशासन और पूरी हमारी सरकार को इस पर जांच बिठानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि गरीब तड़प तड़प कर मर रहा है, दवाई नहीं मिल पा रही है, उनको तक पहुंच नहीं पा रही है। सरकारी अस्पतालों में लोग जा रहे हैं तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और उनको दवाई देने के लिए भी उनसे पैसा वसूला जाता है। एक तरफ जो ये एक्सपायर दवाई या जैसे भी कही जाए, जो भी कूड़े के ढेर पर मिली है, एक तरफ वो कूड़े के ढेर में एक्सपायरी, मैडम सोनिया, एक्सपायरी क्या होता है? जब चीज नहीं मिलेगी ये एक समय पर, तो एक्सपायरी तो हो ही जाएगी एक्सपायरी। जब गरीबों को वो चीज नहीं मिलेगी समय, तो एक्सपायरी हो जाएगी। गरीबों तक तो वो बात पहुंच नहीं रही, मरीजों तक तो वो चीजें पहुंच नहीं रही हैं और उसका मिसयूज करके उसको फेंका जा रहा है। इसके लिए जांच करनी चाहिए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, जो इस तरह की घटनाकृत कर रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, राजेंद्र सैनी जी आप क्या कहेंगे? राजेंद्र सैनी जी, हाँ, अनम्यूट कर लें, अपनी बात को बोले, अनम्यूट करें, अपनी बात को बोले। राजेंद्र सैनी जी, बता दूं मैं जनरल सेक्रेटरी हैं RCBA के। क्या कहेंगे राजेंद्र सैनी जी इस खबर को लेकर? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कर लें पहले। आजान जी, आप आ रही है आवाज? बोलिए। आजान जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। जी ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि 2021 में ये दवाएं एक्सपायर हो रही हैं। 2021 से 2025 चल रहा है, जो कि समय समय पर हमारे ड्रग विभाग के लोग सारे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट प्रतिष्ठानों में सर्वे करते हैं, दवाओं का निरीक्षण करते हैं। तो ये घोर लापरवाही सारे डिपार्टमेंट की हुई है। हमारे मतलब आपका कहना है ये एक डिपार्टमेंट नहीं, इसमें सारे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। इसमें देखिए, ये हमारा ड्रग विभाग की जिम्मेदारी होती है कि हर जिले का ड्रग इंस्पेक्टर जिस तरह मेडिकल स्टोरों में जिस तरह जा करके सर्वे करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तो 4 साल के गैपिंग में दवा स्टोर में कैसे पड़ी रही, बड़ा गंभीर विषय है ये। हेलो, हाँ, बड़ा गंभीर विषय। इसका जवाब किससे पूछा जाना चाहिए? क्योंकि अभी आपकी नजर में सीएमओ एक्सपायरी दवाओं का जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, ये 6 महीने की एक्सपायरी के 6 महीने के अंदर रिटर्न लेती हैं। ये अगर इसको समय पे ध्यान दिया गया होता तो ये जिन फार्मा कंपनियों की सप्लाई आई थी, तो सरकार का रेवेन्यू भी बचता और ये दवाएं सब वापस होती हैं, जो ड्रग एक्ट कहता है। और हमारे ड्रग एक्ट में भी डॉक्टर साहब ने बहुत एक दर्शक चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ है, मैं आऊंगा। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों के स्टॉक पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये दवाई, जैसे कि वक्ता मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे कि कुछ % काट के और जो है ना इसको रेवेन्यू बच सकता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जैविक दवाइयों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करके प्रधानमंत्री राहत कोष से जो दवाइयाँ सप्लाई हो रही है जैविक, जो 260 रुपए का सिरप था वो मात्र 30 रुपए में उपलब्ध है। ये मैंने खुद इस बात का अनुभव किया और बाजार से ये दवाई मैंने अपने पुत्र के माध्यम से मंगवाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री देश के इतनी चिंता करें गरीबों की, तो जो दवाइयों के लिए जिन्होंने दवाइयों के ढेर, कूड़े के ढेर में फेंका दवाइयों को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके और उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात तभी आपने जाकर कही के इनकी चंद्र प्रकाश जी के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजेंद्र सैनी जी अपनी बात को मुकम्मल करें और मैं साथ ही साथ सीएमओ साहब का बयान ही बता दूं। वो कह रहे इस पूरे मामले पर कि भाई दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा कि ये दवाइयां कहाँ की हैं। अभी तक उनको पता नहीं था। 2021 से सीएमओ बने बैठे हुए कन्नौज में, और उनको कोई जानकारी नहीं थी कि दवाएं जो थी वो एक्सपायरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, वो गए थे या नहीं गए थे, कर क्या रहे थे वो। ये भी एक सवाल उठ जाता है यहाँ पर। अजर जी, मैंने ये नहीं कहा रेवेन्यू कट के, ये पूरी 100% कंपनियों के द्वारा रिटर्न दिया जाता है। अगर ये समय से पहले अगर इसकी जानकारी होनी चाहिए थी विभाग को, जो स्टोर कीपर था, जिस भी अस्पताल की दवा है, जो स्टोर कीपर है उसके रिकॉर्ड में होती है दवा। जी जी। 4 साल तक ये दवा स्टोर में कैसे पड़ी रही? कैसे पड़ी रही? प्रश्न यहाँ ये है। एक बात आप कह रहे हैं सैनी साहब, एक बात आप कह रहे हैं कि 6 महीने में ही रिटर्न वाला कोई मामला आपने बताया, ये क्या पॉलिसी है? इसको थोड़ा सा बताएं, समझाएं थोड़ा सा। पॉलिसी बता, ये पॉलिसी है कि ये ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग दवा करती है, वो अपनी दवा में एक्सपायरी के 6 महीने, जैसे कोई दवा जनवरी में एक्सपायर हो रही है तो जुलाई तक वो कंपनी वापस ले लेती है और पूरे पैसे रिटर्न करती है जीएसटी काट के। तो ये लापरवाही अगर ना होती तो जितने भी रुपए की दवा है, हजारों लाखों रुपए की दवा है, तो ये आम जनता को ये दवा उपलब्ध होती दोबारा। लेकिन 4 साल तक स्टोर में पड़ी रही। और इसमें एक नियम है कि सारे सरकारी अस्पतालों में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सर्वे किया जाता है, जैसे प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पे किया जाता है। तो 4 साल किसी को ये सुध नहीं आई है। सबसे पहले ये है कि विषय ये कि दवा आई किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिले से आई। अमित हमारे संवाददाता इस पे हमारे साथ। अमित, एक बात बहुत अच्छी राजेंद्र सैनी साहब ने कही, 6 महीने की जो बात रखी कि वो दवाएं जो है 6 महीने का वक्त होता है, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा 4 साल तक ये दवाएं स्टोर में पड़ी रहीं। और सीएमओ साहब का बयान हम बता दें, जिनका नाम है स्वदेश गुप्ता, ये कन्नौज के सीएमओ हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे करेंगे? सवाल तो ये, जब इनको यही नहीं पता है अमित कि 4 साल से दवाएं इतनी बड़ी मात्रा में जिन्हें जेसीबी से उठाया जा रहा है वो स्टोर में पड़ी थी, और ये दूध का दूध पानी का पानी कहां से कर लेंगे? अमित बोले। जी बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा सिंडिकेट निकल के सामने आएगा अगर जांच अच्छे ढंग से होती है, सही ढंग से होती है। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि जांच के नाम पे महज दिखावा होता है, और जब जांच की कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पे नहीं देखने को मिलती है, तो इस तरह के मामले जाहिर बात है सामने जरूर आने हैं। क्योंकि जिस तरह से कोडिंग की बात आ रही है कि कोडिंग में सीएमओ स्वदेश गुप्ता ने बोला कि हमारे जिले के नहीं है, अब वो पत्राचार। अमित जल्दी से बताइए, ये दवा आई कहां से? वहां पर ये आई कहां से? किस हॉस्पिटल से आई? किस मतलब जगह से ये दवा वहां पहुंची? इसके बारे में कोई जानकारी? जी अभी इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि जब उनसे सवाल ये किया गया कि इसमें क्या कोई कोड सिस्टम ऐसा होता है जिससे ये जानकारी मिल सकती है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट को अलग एक कोड अलॉट होता है, जिससे वो बता सकते हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट की है या नहीं है। बाकी ये किस डिस्ट्रिक्ट की है ये शासन स्तर से ही ये पता चलेगा। लेकिन एक चीज और भी पता चल सकती है कि जहां पर ये दवाएं फेंकी गई हैं वहां पर कई सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो अगर अच्छी तरह से सही से जांच हो जाएगी, पुलिस इसमें सहयोग करेगी। अमित जी, इसके बारे में भी पूछ लेता हूं, इसके बारे में भी आपने अच्छी जानकारी दी। अमित, राजेंद्र सैनी जी, ये जो बात कही जा रही है कि दवा नहीं लगा पता लग पा रही है कि आखिर कहां से आई है, क्या ये ब्रह्मांड का आसमान से गिर गई सर के दवा कि इंसान दवाएं नहीं पता लगा सकता ये कहां से आई है? और दूध का दूध पानी के करने की बात सीएमओ कह रहे हैं, क्या ये मुमकिन है या ये मजाक है? राजेंद्र सैनी जी, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ राजेंद्र जी बोले। ये जो मेडिसिन है इसमें बाकायदे बैच नंबर होता है, और
बैच नंबर के द्वारा ये पता चल जाता है ये किस डिस्ट्रीब्यूटर से आई है और किस सप्लाई कहाँ सप्लाई गई है। बताइए। अभी हमारे बीच में बीजेपी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि ये जो लखनऊ डिपो से सप्लाई आई है वहां से इसका दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ये दवा डिपो से कहाँ गई थी और वो एकदम प्राकरण खुल के आ जाएगा। मैं राजेश सैनी जी आता हूँ। शरद मिश्रा जी क्या कहेंगे? सीएमओ साहब कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, उनको यही नहीं पता कि दवा कहाँ से आई है, किधर से आई है। दूध का पानी क्या खाक करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बैच नंबर से जब पता लगाया जा सकता है कि दवा कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, इतना आसान मैं है। आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस संदर्भ में जो भी दवाइयाँ मिली हैं वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको अपने स्तर पर छांट कर देखा जा रहा है कि नंबर की है। नहीं, मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए तो सर, मेरा सवाल सुनिए। आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आप अपनी जगह ठीक है, आप बात बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन मैं पॉइंट की बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब बैच नंबर से सब पता लगाया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि सीएमओ साहब सुदेश गुप्ता वहां कर क्या रहे हैं, उनका काम क्या है? नहीं क्या नहीं कर रहे हैं मैं बताता हूँ जो दवाई पता नहीं था कि 4 साल से स्टोर में ये दवाएं खराब हो रही हैं जो पहले मरीजों को मिल जानी चाहिए थी या नहीं मिल पा रही थी, कोई दूसरी जगह चली जानी चाहिए थी जहां पर जरूरतमंदों को मिल जाती, वो क्यों नहीं हो पाया? और जो दवाइयाँ मिली है अभी तक जनपद कन्नौज वो जनपद कन्नौज को अलर्ट नहीं किया गया है। अब हम कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा गया है और क्योंकि दवाइयाँ सारी चेक करेंगी और उनके बैच नंबर सामने आ जाएंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन में पत्राचार करके पूछेंगे कि ये बैच नंबर की दवाइयाँ पत्राचार होगा और फिर बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैं आऊंगा, आपके ब्रेक का वक्त हो चुका है। सिस्टम में देखिए यही सब चीजें हैं, चीज़ें बहुत आसान हैं, कार्रवाई करना बहुत आसान है, दवाखोरों को पकड़ना बहुत आसान है, कौन लापरवाह है वो भी बहुत आसान है, लेकिन पता कैसे लगेगा? क्योंकि सिस्टम ही जब बना अनजान है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनहित कार्यक्रम में कौन है कन्नौज का दवाखोर, इस पर आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि मरीज परेशान है और कचरे में दवाओं का जखीरा जो हमने आपको दिखाया, उन सबके साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं चर्चा करने के लिए। और सीधे रुख करते हैं इस वक्त आशुतोष शर्मा जी की तरफ। आशुतोष शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट करें और बोलें, अनम्यूट करें बोलें। जो तस्वीर आपने देखी, जो सुनी, जो हम दिखा रहे हैं, जितना सुना आपने, क्या कहेंगे, क्या नजरिया बन रहा है आपका? नहीं, पहले तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये दवा एक्सपायर्ड थी, 4 साल पुरानी हो चुकी हैं और सैनी जी भी ने बताया कि ऑलरेडी इसको 6 महीने तक हम लोग लौटा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी बातें और आपको बताना चाहता हूँ जो हर गवर्नमेंट सिस्टम में या अच्छी जगहों पे जहाँ भी हॉस्पिटल है वहां पे होते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी एनालिसिस होती है 2-3 तरीके की। एक होती है वेड एनालिसिस और दूसरी होती है एबीसी एनालिसिस। वेड एनालिसिस ऐसी है कि वैल्यूएबल, एसेंशियल और आपके हॉस्पिटल में ये वैल्यूएबल में आएगी। पेंटॉप नहीं है तो वो वैल्यूएबल में आएगी। डाइक्लोफिनेक नहीं, वो वैल्यूएबल में आएगी। तो वैल्यूएबल दवाएं यदि आप मिसयूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप एकदम इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से एबीसी एनालिसिस होती है। जो आइटम होते हैं, कहीं स्टेंट है 30,000 के, 40,000 के, या कोई इम्प्लांट है, और सी आइटम जैसे होते हैं, कॉटन हो गया, 50,000 के, 60,000 के, या कोई इम्प्लांट है, 30,000 के, 40,000 के,
इंजेक्शन की बोतल हो गई जो बहुत कम 10 रुपए 5 रुपए के हैं। तो सारी चीजें मैनेज की होती है और इसी बेस पे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर रिप्लेसमेंट भी होता है कि जिस तरीके से आपका खर्चा ज्यादा ना है, कि आप ज्यादा दवाएं स्टोर कर रहे हैं तो उसको बचाने के लिए भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, लोग लगते हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियाजा है कि जो इतनी दवाएं एक्सपायर हो रही हैं, और वो भी ऐसी दवाएं जो यूज हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आप सर्वे करिए, आपको इंसुलिन मिलेगी। जितनी सरकारी सिस्टम है वहां पे इंसुलिन नहीं यूज होती है। दो रीजन है, एक तो जो हमारे पब्लिक है उसको फियर है कि इंसुलिन हमको लेना नहीं है। दूसरा हमारे डॉक्टर्स जो है सीएससी पीएससी पे कि आपको इंसुलिन भी कहीं ना कहीं फेंकी हुई मिलेगी। और तो और आप अभी एक सर्वे कर लीजिए, कल ही आप कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ कन्नौज में ही मिलेगी। इंसुलिन कहीं नहीं यूज होती है। और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं साइकियाट्री की, हार्ट की, जो दवाएं यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन सप्लाई से सप्लाई की जाती है, उसका यूज ही नहीं होता है। अमित आशुतोष जी अहम बात कही। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो। अमित, किस तरह की दवाइयां, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसमें ये कि ये इसमें सिरप थे, टैबलेट्स थे, इंजेक्शन थे, किस तरह की दवाइयां थी जो जीसीबी से उठाई जा रही थी? अगर मैं जानना चाहूँ आपसे तो ये दवाएं किस तरह की थी? हाँ, आवाज नहीं आ रही है अमित, आवाज आपकी नहीं आ रही, बोले। जी बिल्कुल, बता दें प्राथमिक इलाज के तौर पे जो ये दवाएं नॉर्मल तरीके से यूज की जाती हैं, इसमें कुछ बच्चों की दवाएं थी, खांसी जुकाम की दवाएं थी, कुछ दस्त से संबंधित दवाएं थी, कुछ ऐसे इंजेक्शन थे जिसकी अभी जांच हो रही है और वो पूरा डेटा अभी तक नहीं दे पाया है स्वास्थ्य विभाग कि आखिर कौन कौन सी दवाएं थी। लेकिन ये जरूर ओरली बता दिया गया है कि ये बच्चों से संबंधित कुछ दवाएं थी, कुछ बुखार की दवाएं थी, उन्हीं को लेकर ये दवाएं थी। लेकिन किसी बड़े स्तर की क्या चीज थी ये अभी खुल के नहीं आ पाया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो हमारा ड्रग विभाग है वो लगातार, जो हमारे अधिकारी है वो लगातार अब इसमें लगे हुए हैं कि ये दवाएं कहाँ की हैं, किस स्तर की हैं और कितनी संख्या में है। तो अभी ये कोई डाटा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध हम लोग को नहीं कराया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी ये लगा हुआ है कि आखिर ये दवाएं आई कहाँ से। लेकिन कुछ चीजें अभी भी स्वास्थ्य विभाग जो दबी जुबान में बोल रहा है कि अभी हम लोगों ने सारी दवाओं की जांच भी नहीं करी है। जो कुछ दवाओं की जांच करी उसमें ये आया है वो कन्नौज की नहीं है। अभी जब सारी दवाओं की जांच हो जाएगी तब ये पूरी परत खुल के आएगी कि ये दवा आखिर है कहाँ की, इसमें कन्नौज का भी तो कोई नहीं इन्वॉल्वमेंट है ऐसा, तो इसके बाद ही सब कुछ तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी। जी, तो कन्नौज की दवा हो ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार इसमें। और गिरीश, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। गिरीश जी, क्या कहेंगे आप? कहता हूँ कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि इस तरह से दवाइयां नष्ट की गई और जरूरतमंद को जरूरत पर नहीं मिल पाती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार एम्बुलेंस लगाए हर अस्पताल में, हर मेडिकल कॉलेज में। 10 गांव का डेली वो इलाज करने जाएंगे मोबाइल अपनी गाड़ी लेकर के, दवाएं आज से लैस होकर के, मरीज देखेंगे, कम से कम 100-200 मरीज पर डे देखेंगे और उनको वहीं पर दवाएं आदि जो भी है देकर आएंगे और उसका रिकॉर्ड अपना बनाएंगे। डिस्पोजल के लिए हर जिले में एक सेंटर बनाया जाए, सारी दवाएं वहां जमा होंगी, इधर उधर नहीं फेंकी जाएंगी। उस डिस्पोजल सेंटर के जरिए से नियमानुसार उसका डिस्पोजल होगा। सब जिलों में एक सेंटर वो खोले और सरकार जो है विशेष ध्यान दे, अनावश्यक खरीदारी से बचे, क्योंकि इन्वेंट जो है करते हैं अस्पताल, उन्हें कोई ज्ञान नहीं हम क्या दवा मंगाएं क्या न मंगाएं, क्या खरीदें क्या न खरीदें। बेतहाशा उल्टी सीधी खरीदारी हो रही है कमीशन खोरी के कारण, इसको तत्काल रोका जाए। बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी बात गिरिराज जी की। और यही बात मैं शरद मिश्रा जी से पूछ रहा हूँ कि ये बेफजूल की दवाओं की खरीदारी कैसे, क्यों नहीं है कि हमें पता हो कि हमारे अस्पतालों में कि जो स्टॉक है वहाँ पर कितनी दवाएं जानी है, ताकि कि सही स्टॉक पहुँचे। इतना स्टॉक ना पहुँच जाए जो 4 साल तक पड़ा रहे, उसके बाद उसे फेंकना पड़े। ये तमाम चीज़ें देखने के लिए जो अधिकारी बैठाले गए हैं, क्या मान लिया जाए मौजूदा वक्त में वो संभल नहीं रहे हैं? क्या कहेंगे आप? शरद मिश्रा जी, आपसे सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हमारे डिप्टी सीएम साहब स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं और उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार जनता के लिए काम कर रहा है, लोगों को सुलभ दवाइयां पहुंचा रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। नहीं, अच्छी बात। अरे मैं तारीफ आपने कर दी, मैं भी तारीफ करता जाऊंगा। हकीकत से तो रूबरू होइए। ठीक है, आपने तारीफ कर दी, लेकिन इसका बताइए कि करा क्या जाए। ये जो
कबाड़ों में दवा पड़ी हुई, कचरे में दवाएं पड़ी हुई हैं, और जो बड़े बड़े सवाल जो आशुतोष शर्मा जी उठा रहे हैं, जो राजेंद्र सैनी उठा रहे हैं, जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट कह रही हैं, उस स्थिति के बारे में तो समझिए। हम कहना क्या चाहते हैं कि जो योजनाएं, जो तमाम चीजें चल रही हैं, वो जमीन पर कैसे उतर रही हैं, ये भी तो देखना होगा ना सर, ये भी तो देखना होगा। कन्नौज की हो चाहे कहीं की हो, दवा तो दवा है, जिसके पास पहुंचनी चाहिए थी वो लोग तो तड़प रहे हैं कि हमें दवा नहीं मिल रही है, और एक जगह दवा देख रहे हैं कि जेसीबी से उठाई जा रही है। तो ये देख के तो डर लग जाता है ना। निश्चित ही मुझे अपनी बात कहने का आप मौका देंगे तो मैं रखूंगा। चलिए, मैं आपको निश्चित ही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगातार दवाओं के ऊपर लोगों को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, इसलिए काम कर रहे हैं। निश्चित ही अगर ये दवाएं मिली है तो इनके ऊपर इंक्वायरी की जा रही है। मैंने बताया, आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि सेमो स्तर से इस पर बयान दिया गया, उन्होंने बताया कि दवाओं की जांच की जा रही है और जल्दी ही पता चलेगा दवाएं कहाँ से हैं, और जैसे ही दवाओं की जानकारी होगी, किसने इस तरीके का कृत्य किया, उन पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। आप ये समझिए, ये 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि इसमें एक एक व्यक्ति 5-5 टेक्नीशियन के रूप में काम करता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर यहाँ कहीं अनियमितता पाई जाती है, निश्चित ही अधिकारी मैं आता हूं। देश बंधु एक दर्शक हमारे साथ है। देश बंधु जी, अपनी बात को रखें, बहुत बहुत स्वागत भी है आपका, बोलिए। जी नमस्ते जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। ये जो दवाइयाँ सब कूड़े के ढेर में मिल रही हैं, और हम हालत गए थे, हमारी उम्र है 65 साल की, हम हालत गए थे, वहाँ हमें दवाई काउंटर से दी नहीं, बोले यहाँ दवाई नहीं मिलती, बाहर से खरीदो जाके। अब बताइए ऐसे कैसे होएगा? हाँ सर, क्योंकि दवाएं कचरों के ढेर की तरफ आधे ज्यादा मिल रही है। बहुत अच्छी बात आपने की देशबंधु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वो देखिए कह रहे हैं दर्शक, कह रहे हैं हम पहुंचे स्टोर पर, हमें दवाएं नहीं मिली। और दवाएं कहाँ मिली, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक तंज कस रहा हूं, मैं तंज कस रहा हूं सिस्टम पर कि दवाएं कचरे के ढेर में मिली। विवेक नारायण जी, जो बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कही उस पर आप क्या कहेंगे? विवेक नारायण जी, आपका टाइम। विवेक नारायण जी जो है, मैं आता हूँ, हाँ मैं आता हूँ शरद मिश्रा जी। विवेक नारायण जी, क्या बोलेंगे आप? अजहर साहब, आपने शुरू में कहा था कि राजनीति से ऊपर होकर बात हो, तो जिस तरीके से आपकी इस डिबेट के माध्यम से जो चीजें सामने आई हैं, कोडिंग को लेके हो, चाहे डिस्पोजल का जो नॉर्म्स है उनको लेके हो, चाहे शायरी के 3 महीने पहले उनको जो सराउंडिंग की पीएससी वगैरह है, सीएससी, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो, चाहे 6 महीने में वापसी की बात हो, या 4 साल तक स्टोर में पड़े रहने की बात हो, ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनसे वायोलेशन किया गया। पूरा सिस्टम इसमें देखिए, कहीं पे कोई भी आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता इसके अंदर है। जो जनता को चीज मिलने चाहिए थी, उनको बाहर की दवा लिखी जा रही है, आप सुन रहे हैं, और वो चीज कूड़े में मिल रही है। तो देखिए, पूरे किसी भी पैरामीटर पे ये प्रशासन खरा नहीं उतर रहा है, केवल भाषणबाजी की बात। दूसरी बात, जो जांच की बात बड़े कॉमन हो गई है लोगों की बात कहनी कि जांच करा रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं, कन्नौज में, अमरापुर में सीवर प्लांट था, 86 करोड़ की उसमें घपला था, जांच हुई, क्या हुआ? होती रहती है, बहुत लंबी है घोटालों की फेहरिस्त, आप सबों की बहुत लंबी है। अगर बताने लेके बैठ जाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि डिबेट छोटी पड़ जाएगी। हम तो इसलिए बैठे हुए हैं कि ये जो सिस्टम है कम से कम सुधरे, और मौजूदा सरकार में आप हैं तो सुधारें, और विपक्ष के नाते भी मैं कहूंगा कि इन्हें एजेंडों में शामिल किया जाए। विपक्ष के नाते भी मैं आपसे कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि इनको भी एजेंडे में लिया जाए कि कम से कम सस्ते दामों पर गरीबों को जो है वो दवा मिल सके। तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि कुछ लोगों को फायदा मिल रहा है लेकिन बहुतों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष को भी इसके एजेंडे में निकल के सामने सीमित नहीं रहना चाहिए कि हम एक्स पर ट्वीट कर दें, खबर को बता दिया। जमीन पर उतर कर देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, और वो बातें आकर आपको वो बातें आपको आकर बीजेपी से प्रवक्ता से कहना चाहिए या सिस्टम से कहना चाहिए, उसके लिए लड़ना और जूझना चाहिए, तभी विपक्ष कहलाता भी है। सोनिया चौधरी जी, सोनिया चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे सोनिया चौधरी जी?
इस पे जांच होने दीजिए। जांच में जो भी व्यक्ति सामने आएगा, आप भी अपने चैनल के माध्यम से खबर चलाएंगे, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जिसने ये दुस्साहस करने का काम किया है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही इस चीज को देख रहे हैं और उस पर निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। और आप देखिए कि हमने एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया और एसपी स्तर से इसकी जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएंगे कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। और निश्चित ही ठीक है। शरद मिश्रा जी, बात आ गई सोनिया चौधरी जी कुछ कहना चाहती है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोनिया चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगी और क्या बात कहना चाहेंगी कि आखिर सिस्टम को कैसे बदला जाए? तो सिस्टम में ऐसी फफूंद लग चुकी है, ये जो दवाखोर, भ्रष्टाचार, दवाएं, तमाम चीजें हम दिखाते रहते, कैसे खासकर इन चीजों को बदला जाना चाहिए? क्या कदम उठाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? सोनी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत हर तहत वो अधिकारी जिम्मेदार है जिसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। उसको पता चलना चाहिए था कि हमारे यहाँ जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर हो रखी हैं, उनका यूज होना चाहिए। गरीब लोगों को दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, आम आदमी उससे वंचित रह जाता है, जिनको वो पहुंचती नहीं है। और ये जो भ्रष्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये दवाइयों का जो गिरोह बना के रखा हुआ है, जो दवाइयां बेचते हैं, उनके जो गिरोह बने हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं शासन को लेके या सरकार को इस पर कड़ी लगाम कसनी चाहिए। और इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इन बातों को जोड़ते हुए, जैसा कि मेरे से पूर्व सभी लोगों ने कहा, मैं अपनी बात को जोड़ना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक जांच का विषय नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आए दिन इतने लोग मरते हैं, इतने लोगों की मृत्यु होती है जिनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। इतने बच्चे जो गरीब लोग होते हैं, जो अपने बच्चों को दवाइयां नहीं दे पाते हैं, वो दवाइयों के वजह से, जो दवाइयां नहीं मिल पाती है उनकी वजह से उनको मुंह मर जाते हैं। और आज देखिए कि इतनी दवाइयां पड़ी हैं और वो कूड़े के ढेर पर मिली हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो हमारा प्रशासन है या जो हमारी सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस पर कड़ा रुख उसका उनका होना चाहिए। बड़ी बात आपने कही सोनिया जी। हम भी बहुतों से मिलते हैं, लोग यही कहते मिलते हैं कि भाई दवाओं में पैसा पूरा लग जाता है, इलाज में पैसा पूरा लग जाता है, जो कमाई है वो दवाओं में लग जाती है। और जब इन दवाओं को हम देखते हैं कूड़े के ढेर में पड़ी हुई ये दवाएं हैं, तो फिर हैरत होने लग जाती है कि सिस्टम आखिर कर क्या रहा है। कि एक तरफ तो इंसान दवा लेने से परेशान है कि कैसे दवा ले, बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा के पहुंचता है। आशुतोष शर्मा जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सिस्टम में कुछ तो खामियां हैं जिसके कारण जो जरूरतमंद हैं उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं और फेंकी जा रही हैं। और अभी किसी सर ने हमारे बहुत सही बोला कि ये पूरे साल का हम लोगों को एक आंकड़ा पिछले 3 सालों में हम देखते हैं किस सीजन में कौन सी दवाएं हैं, और उसी आधार पे, जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग करना, और फोरकास्टिंग में 10% की इधर उधर हो सकता है, बट 10% से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपका फोरकास्टिंग का जो पैमाना है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो फार्मासिस्ट भाई बंधु हैं, जो स्टोर है या जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन है, वो एनुअल जो एक बात बहुत अच्छी आशुतोष जी कही, जो दर्शकों को मैं बता दूं, जो राजेंद्र सैनी साहब ने की, उन्होंने कहा था कि भाई जब दवा एक्सपायरी हो गई थी तो 6 महीने में रिफंडेबल भी चीजें तमाम हो जाती, उसके बावजूद भी वो 4 साल तक स्टोर में पड़ी रही, किसी को नजर नहीं आई। अब वो जो भी स्टोर में, जहां के स्टोर में पड़ी रहे, हमें इससे कोई नजर नहीं है, लेकिन पड़ी रही, सिस्टम देख ना पाया उसको। आशुतोष पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। कन्नौज में हर प्रसव में अरे विवेक जी, आप हर प्रसव में 5,000 रुपए कन्नौज में लिए जाते हैं। सरकार में तो एक व्यक्ति 5-5 जगह 6-8 जिलों में नौकरी करता था। आप जिसके साथ गठबंधन है सरकार में, सरकार की बात छोड़िए, हर प्रसव में 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं। घोटाला किसकी वो आपको दिख नहीं रहे हैं, उसकी जांच होगी। चलिए ठीक है आशुतोष, फाइनल मैं ये जानना चाहूंगा इस पूरे मामले पर, जब ये खबर हम उठा रहे हैं और ये खबर अब सबकी नजरों में है, तो अब तक, इस वक्त तक वहां पर क्या कार्रवाई हुई है, इस प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। तब से जब ये खबर, ये हमने देखा कि ये खबर जब जेसीबी से दवाएं उठाई जा रही थी, लेकिन अब तक एक्शन क्या हुआ है, क्या निकला है निचोड़? जो दूध का दूध और पानी और मेवा और पनीर की बात सीएमओ साहब कह रहे हैं,
तो क्या निकाला है दूध के दूध से उन्हीं ने? हर प्रसव में 5,000। नहीं, मैं आता हूं। अमित मिश्रा जी, अमित मिश्रा हमारे संवाददाता। अमित मेरे सवाल का जवाब दें। अमित बताए, जानकारी दें। सवाल दोहराएं, सवाल। अमित, मेरा कहना इस पूरे मामले पर अब तक की ताजा खबर रिपोर्ट क्या है? क्या एक्शन हुआ है? क्या जानकारियां जुटाई गई हैं? बड़े बड़े दावे तो सीएमओ भी कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं, बस ताजा जानकारी। अमित, 5 बजे हमने सीएमओ सुदेश गुप्ता से बात करी, उनसे जाना कि अब तक ये कार्रवाई क्या हुई है, तो उन्होंने थोड़ी शब्दों में बात बोली कि हमने टीम गठित कर दी है और लगातार टीम लगी हुई है कि दवाएं कहाँ की हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ से नहीं आई हैं और किन किन चीजों की दवाएं हैं, लेकिन कोई भी डाटा उनके द्वारा दिया नहीं गया है। और उनसे बात करने की भी कोशिश की गई तो उन्होंने बता दिया कि अभी उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे में कई सवाल समय नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही, जब आपने उनसे बात कही तो उनके पास समय नहीं है। यही समय जो है ना, यही तस्वीर पैदा करता है, यही समय। बहुत बहुत अमित, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। आशुतोष शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र सैनी जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक नारायण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन है कन्नौज का दवाखोर, ये बड़ा सवाल है। तलाशते तलाशते हम जाके पहुंचे कि वक्त नहीं है आम आदमी के लिए। किसके पास? सीएमओ साहब के पास। कहां के सीएमओ? कन्नौज के सीएमओ। और यही को करना है, इन्हीं को करना है, इन्हीं को ही करना है दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए कैसे करेंगे। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।